गुड इवनिंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम लोग इस चैप्टर में लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने समझा कि जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, ट्रेट क्या होता है। हमने जाना कि किस तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैरेक्टर्स एक जनरेशन से अगली जनरेशन में किस तरह से ट्रांसफ़र करता है और इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है जेनेटिक्स का फादर। जेनेटिक्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें बहुत सारे टर्म को समझना पड़ेगा। तो आज हम लोग जेनेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे टर्म को समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होमोलोगस क्रोमोसोम, जीन, लोकस, एलील, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव और फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। सभी टर्म को आज हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। बहुत बच्चे को जीन और एलील में डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि जीन हम किसको बोलेंगे, एलील हम किसको बोलेंगे। तो उम्मीद है कि आज के क्लास के बाद किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहेगा जीन और एलील क्या होता है। आज हम इसे बेहतर तरीके से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज होमोलोगस क्रोमोसोम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है। पहले क्रोमोसोम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम को समझ लेंगे। ये है एक सेल, ये है एक सेल। सेल के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में बहुत सारा डीएनए मॉलिक्यूल्स बिखरा हुआ रहता है। इसमें बहुत सारा डीएनए मॉलिक्यूल्स इस तरह से बिखरा हुआ रहता है। तो बहुत सारा डीएनए यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक जाल टाइप से पड़ा हुआ है। और डीएनए जो ये बिखरा हुआ है हम इसे कह देते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। ये जो डीएनए, ये वास्तव में डीएनए है। डीएनए यहाँ पर बिखरा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। तो हम ये बिखरे हुए उलझे हुए डीएनए को क्या बोल देते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। लेकिन जब इस सेल में डिवीजन होने लगता है, जब सेल डिवाइड होता है, 1 से 2 में बदलने लगता है, तो उस दौरान क्या होता है, ध्यान से देखना है। ये है न्यूक्लियस। उस दौरान क्या होगा, ये जो डीएनए का जो लंबा लंबा धागा है ना, ये कंडेंस होने लगता है। ये कंडेंस होगा। जैसे ये है एक डीएनए का धागा, ध्यान से देखना है। ये है एक डीएनए का धागा, ठीक है, ये है एक डीएनए का धागा। अब सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया है तो होगा क्या, ये जो लंबा सा डीएनए का धागा होता है ये इस तरह से कंडेंस होता है, ये इस तरह से मुड़ने लगता है और मुड़ करके जो है लिपटने लगेगा इस तरह से, और ये इसका लंबाई हो जाता है कम और मोटाई बढ़ जाएगा। तो ये छोटे छोटे टुकड़े के समान दिखाई पड़ने लगता है। तो जो हम यहाँ पर डीएनए लंबा लंबा जाल टाइप से बनाए थे, जिसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क बोल रहे थे, अब प्रत्येक डीएनए कंडेंस होगा, वो छोटा हो जाएगा और छोटे छोटे टुकड़े जैसा दिखने लगेगा। तो यहाँ पर हम बना देते हैं कि ये जो अब दिखाई पड़ रहा है छोटा छोटा टुकड़ा, यही टुकड़ा कहलाने लगता है। अब ये जो टुकड़ा है ना, 1 2 3 4 बहुत सारा हो सकता है। तो अब हम इसी टुकड़े को बोलते हैं क्या? क्रोमोसोम। ये टुकड़ा कहला गया क्रोमोसोम। तो हम बोले ये एक सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में बहुत सारा डीएनए बिखरा हुआ रहता है, जाल जैसा बिखरा हुआ रहता है, और हम इस तरह से इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। लेकिन जैसे सेल में सेल डिवीजन होने लगता है तो डीएनए, सभी डीएनए कंडेंस होगा, छोटा होगा और वो छोटे छोटे टुकड़े जैसा दिखने लगता है। तब हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम। और अगर हम एक क्रोमोसोम को अलग से बनाएं तो ये जो एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम
तो इस क्रोमोसोम में ये जो बीच में गोल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है इसे कहते हैं सेंट्रोमियर, इसे बोला जाता है सेंट्रोमियर। और ये पूरा का पूरा कहला गया एक क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो है याद रखना कि ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो है ये मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। क्या क्या? एक तो है डीएनए और दूसरा है हिस्टोन प्रोटीन। ये जो क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर के बना होता है। क्या क्या? एक हो गया डीएनए और एक हो गया हिस्टोन प्रोटीन। तो जब डीएनए का जो लंबा लंबा मॉलिक्यूल होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपटने लगता है। जब डीएनए, जैसे कि हम बोले ना कि यहाँ पर ये है डीएनए और हम थोड़ा सा बना दें अलग से, हिस्टोन प्रोटीन बना देते हैं। जैसे मान लिया कि थोड़ा सा कहाँ बना दें, चलो यहाँ बनाते हैं, शुरू से बनाते हैं। ये है एक डीएनए, ठीक है, ये है एक डीएनए और हम ये रेड कलर से बना रहे हैं कि ये है हिस्टोन प्रोटीन, ये है हिस्टोन प्रोटीन, ये है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। HP लिख देते हैं, ये है हिस्टोन प्रोटीन, HP यानी हिस्टोन प्रोटीन। तो जब डीएनए का लंबा सा धागा हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर इस तरह से लिपटता है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर इस तरह से लिपटने लगता है, तो ये कंडेंस हो जाएगा। ज़्यादा लंबा था, अब ये हो जाएगा छोटा और हम इसी को कहते हैं, यही कहलाता है क्रोमोसोम। समझे? ये कहला गया क्या? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। अब हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल पता है? हम एक डिप्लॉइड सेल का फिगर बनाते हैं। ये है एक डिप्लॉइड सेल, ये है एक डिप्लॉइड सेल, दर्शाएं किससे? 2n से। तो पता होगा कि डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम पेयर के रूप में पाया जाता है। डिप्लॉइड सेल में जो क्रोमोसोम होगा वो पेयर के रूप में पाया जाएगा। ये दो क्रोमोसोम एक साथ है, फिर ये दो क्रोमोसोम एक साथ है। डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम पेयर के रूप में, जोड़े के रूप में पाया जाता है और हम इस जोड़े के क्रोमोसोम को ही कहते हैं होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम। जोड़े के इस क्रोमोसोम को ही क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। समजात गुणसूत्र कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समजात गुणसूत्र। तो ये दोनों भी आपस में कहलाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। क्यों बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम? क्योंकि इस होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है कि इस एक क्रोमोसोम पर जो कैरेक्टर प्रेजेंट होगा दूसरे क्रोमोसोम पर भी सेम वही कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। मतलब अगर यहाँ पर लंबाई का कैरेक्टर प्रेजेंट है तो बगल वाले क्रोमोसोम पर भी लंबाई का कैरेक्टर होगा। अगर यहाँ पर शरीर के रंग का कैरेक्टर है तो यहाँ पर भी शरीर के रंग का कैरेक्टर होगा। यानी कि एक क्रोमोसोम पर जो कैरेक्टर प्रेजेंट रहेगा बगल वाले क्रोमोसोम पर उसके पेयर के साथ जो भी है क्रोमोसोम उस पर भी सेम वही कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। क्योंकि दोनों क्रोमोसोम पर एक समान कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम इस दोनों क्रोमोसोम को आपस में कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि डिप्लॉइड सेल में जो पेयर का क्रोमोसोम होता है उस पर सेम कैरेक्टर पाया जाता है, इसलिए इस पेयर वाले क्रोमोसोम को ही हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्या होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आया? होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ रहा है? अब क्रोमोसोम के बारे में हम थोड़ा सा और जानकारी दें। बहुत बच्चे को ऐसा लगता है कि हम इसे एक क्रोमोसोम बोलेंगे या फिर हम इसे एक क्रोमोसोम बोलेंगे। ये एक क्रोमोसोम है या फिर ये एक क्रोमोसोम है। बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है कि हम इसे एक क्रोमोसोम बोलें या फिर हम इसे क्रोमोसोम बोलें। तो वास्तव में ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। ये जो है ना, यह एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है। ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, जो एक एक्चुअल क्रोमोसोम होता है वही है। और ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम।
यानी कि जब भी एक सेल के अंदर में क्रोमोसोम होता है, सेल के अंदर में क्रोमोसोम होता है, लेकिन जब भी सेल को डिवाइड होना होता है ना, जब एक सेल डिवाइड होकर के दो सेल बनाने वाला होता है, तो सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम खुद को रेप्लिकेट करता है। क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए रहता है, हम बोले ना कि क्रोमोसोम में दो चीज है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो जब भी सेल डिवाइड होगा उससे पहले उसके अंदर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर का जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन करेगा और अपने अमाउंट को डबल कर लेगा। जैसे कि एक क्रोमोसोम में एक डीएनए प्रेजेंट है, तो सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम के अंदर का जो डीएनए होगा वो डबल हो जाएगा। तो एक से जैसे डबल हो जाएगा डीएनए, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। और एक क्रोमोसोम में हमको दो क्रोमोसोम टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन वास्तव में ये है एक ही क्रोमोसोम, लेकिन ये रेप्लिकेशन कर चुका है, दो क्रोमोसोम टाइप का लग रहा है। और उसके बाद क्या होगा, वो सेल जिस सेल में ये प्रेजेंट है और इस तरह से रेप्लिकेशन हुआ और अब इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, अब वो सेल डिवाइड होगा, एक से दो सेल बनेगा। तो जैसे एक से दो सेल बनता है, बस ये यहाँ से बीचों बीच कट जाता है, एक पार्ट जो है एक सेल में चला जाएगा, दूसरा पार्ट दूसरे सेल में चला जाएगा। थोड़ा सा फिगर बना करके समझाते हैं, हमको नहीं पता कि जो है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखना जरा सा फिगर। ये एक सेल है और इसके अंदर ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है। अब इस सेल को डिवाइड होना है, एक से दो सेल में बंटना है, तो उससे पहले क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है ये खुद को रेप्लिकेट करेगा, यानी कि इसके अंदर जो डीएनए है उसका अमाउंट डबल हो जाएगा। तो जैसे ये खुद को रेप्लिकेट करेगा तो इसमें इस तरह का पार्ट और इस तरह से बन गया, बना कि नहीं। तो यह है अभी है एक ही क्रोमोसोम, लेकिन वो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। उसके बाद ये सेल डिवाइड होगा और दो सेल बना लेगा, ये सेल डिवाइड होगा और दो सेल बना लेगा। तो जैसे दो बनेगा तो ये जो सेंट्रोमियर बताए ना, सेंट्रोमियर गोल स्ट्रक्चर, ये बीचों बीच यहाँ से कटेगा और जैसे कटेगा तो ये हाफ पार्ट अलग, वो हाफ पार्ट अलग हो जाएगा और एक पार्ट चला जाएगा एक क्रोमोसोम में और एक पार्ट चला जाएगा एक सेल में और दूसरा पार्ट चला जाएगा दूसरे सेल में, गया कि नहीं। तो फिर इस दोनों सेल में ये एक एक क्रोमोसोम चला गया, एक क्रोमोसोम डिवाइड हुआ, दो क्रोमोसोम बनाया और ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग सेल में चला जाता है। तो अगर हम एक नॉर्मल क्रोमोसोम की बात करें तो नॉर्मल क्रोमोसोम ये है, ठीक है। तो जब भी क्रोमोसोम के बारे में बोलेंगे, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है और एक नॉर्मल क्रोमोसोम जो है वो ये है। क्या ये समझ में आया? ध्यान में रखना है कि एक जो नॉर्मल सेल है उसमें जो क्रोमोसोम होता है वो इस तरह का होता है, लेकिन जैसे सेल डिवाइड होगा तो सेल डिवीजन से ठीक पहले सेल का जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट होगा, वो अपने अमाउंट को डबल करने का प्रयास करेगा और क्रोमोसोम में जो डीएनए रहता है वो एक्चुअल में रेप्लिकेट करता है और उसके बाद फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। और जब इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर सेल डिवाइड होगा, दो सेल बनेगा, तब तक में ये सेंट्रोमियर टूटेगा यहाँ से और आधा पार्ट चला जाएगा एक सेल में, फिर आधा पार्ट चला जाएगा दूसरे सेल में और इस तरह से दो अलग अलग सेल बन गया और दोनों में एक एक क्रोमोसोम चला गया, गया कि नहीं। क्या ये क्रोमोसोम समझ में आया? होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आया? तो ध्यान में रखना है कि जो डिप्लॉइड सेल है उसमें जो पेयर का क्रोमोसोम है उस पेयर के क्रोमोसोम पर सेम कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम पेयर के क्रोमोसोम को ही बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम हो चुका है क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि जीन क्या होता है। हम लोग समझ गए कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, अब हम लोग समझेंगे कि ये जीन क्या होता है। ध्यान से समझना है कि जीन है क्या। जीन टर्म किसने दिया था? तो जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने ये जीन टर्म दिया था। जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने जीन शब्द दिया था। जीन होता क्या है? हम लोग जान गए कि क्रोमोसोम
दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। एक डीएनए का स्ट्रक्चर हम अलग से बना रहे हैं, ये है एक डीएनए, ठीक है, ये हो गया एक डीएनए, ये है एक डीएनए, और थोड़ा बड़ा कर दें, ठीक, तो ये है एक डीएनए। ये कहां पर प्रेजेंट है, ये जो डीएनए है ये कहां प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है क्रोमोसोम में। ये डीएनए कहां प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में, ठीक है। अब ये जो डीएनए है ना, इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है। जैसे बताए थे ना कि हेरिडिटरी कैरेक्टर, जो कैरेक्टर एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर सकता है, हम उसे कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर, आनुवंशिक लक्षण। वह आनुवंशिक लक्षण, वह हेरिडिटरी कैरेक्टर इस डीएनए पर प्रेजेंट रहता है। तो डीएनए की पूरी लंबाई में हेरिडिटरी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं रहता है, तो फिर कहां कहां पर रहता है, तो ध्यान देना है। मान लिया कि डीएनए का जो इतना सा पार्ट है, इस पर कोई एक कैरेक्टर है, इस पर कोई एक कैरेक्टर, मान लिया कि शरीर की लंबाई का लक्षण यहां पर प्रेजेंट है, डीएनए के इस पार्ट पर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद कुछ भाग फिर खाली है, फिर कोई और भाग है जहां पर शरीर के रंग का कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो मान लिया कि इतना सा फिर जो डीएनए का पार्ट है, यहाँ पर शरीर के रंग का कैरेक्टर प्रेजेंट है। उसके बाद कुछ और भाग खाली है, और फिर यहाँ पर कुछ और पार्ट है डीएनए का, जहाँ पर कि आई कलर, आँख के रंग का कैरेक्टर यहाँ पर मौजूद है। हम बोले डीएनए का ये जो पार्ट है, इस पर शरीर की लंबाई का लक्षण मौजूद है, ये जो पार्ट है इस पर शरीर के रंग का लक्षण मौजूद है, ये जो पार्ट है इस पर आंख के रंग का लक्षण मौजूद है कि आंख का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, या फिर ब्लू होगा, किस कलर का होगा। तो ये जो हम डीएनए का कुछ अलग अलग पार्ट के बारे में बता रहे हैं, ये सब कुछ अलग अलग पार्ट जो हिस्सा है, यहाँ पर कोई ना कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो हम डीएनए के इसी पार्ट को कहते हैं जीन। यही पार्ट कहला गया क्या, जीन। तो जीन का मतलब है डीएनए का पार्ट, डीएनए का वह हिस्सा जो जीव के किसी खास कैरेक्टर का निर्धारण करता है, डीएनए का वह हिस्सा जो जीव के किसी खास लक्षण का निर्धारण करता है, हम उसी को कहते हैं जीन। तो डीएनए कहां पर है, क्रोमोसोम में है, तो जीन कहां पर होगा, क्रोमोसोम पर होगा, होगा कि नहीं। तो हम बोलेंगे क्रोमोसोम पर उपस्थित डीएनए का वह पार्ट जो जीव के किसी खास कैरेक्टर का निर्धारण करता है, हम उसे ही जीन कहते हैं। ये परिभाषा समझ में आ रहा है कि क्रोमोसोम पर उपस्थित डीएनए का वह पार्ट जो जीव के किसी खास कैरेक्टर का निर्धारण करता है, हम उसे ही जीन कहते हैं। हम लोग जीन का कुछ और भी डिफिनेशन पढ़ेंगे। अब बात है कि ये जो जीन है, ये कैसे किसी लक्षण का निर्धारण करता है, कैसे पता चलता है कि ये जो पार्ट है डीएनए का, ये शरीर की लंबाई का निर्धारण कर रहा है, शरीर के रंग का निर्धारण कर रहा है, या फिर आंख के कलर का निर्धारण कर रहा है, कैसे पता चलता है। तो अब इसे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझना है, ध्यान देना है। यहाँ हम बोले ये जो जीन है, जिसे हम जीन बोल रहे हैं, ये जो डीएनए का इतना सा टुकड़ा है, इसमें ऐसी क्षमता है, इसमें ऐसी क्षमता है कि ये आरएनए बना सकता है, ये आरएनए बना सकता है। ये जो टुकड़ा है ना, ये क्या चीज का है, तो ये बना दिया आरएनए। यानी कि डीएनए का ये जो खास पार्ट है, इसमें आरएनए का निर्माण करने की क्षमता होती है। ये जो डीएनए का खास पार्ट है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, जिसे हम जीन बोल रहे हैं, तो जीन तो वास्तव में डीएनए का एक पार्ट है। तो डीएनए का ये जो खास पार्ट है, इसमें आरएनए का निर्माण करने की क्षमता होती है। आरएनए कई प्रकार के होते हैं, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो कोई भी आरएनए, किसी भी आरएनए का निर्माण करने की इसमें क्षमता होती है। तो ये अपनी क्षमता के हिसाब से क्या किया,
एक आरएनए बनाया, ये एक कंप्लीट आरएनए है। आरएनए का साइज छोटा होता है तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड पाया जाता है, आरएनए में 1 स्ट्रैंड पाया जाता है। तो डीएनए के इस पार्ट से आरएनए का निर्माण हुआ। अब ये जो आरएनए है, ये क्या करेगा, ये जीव के शरीर में प्रोटीन का निर्माण करेगा। ये जीव के शरीर में क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, यानी कि डीएनए का ये टुकड़ा क्या किया, आरएनए का निर्माण किया, और आरएनए क्या किया, प्रोटीन का निर्माण किया। और ये जो प्रोटीन है, यही प्रोटीन किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर का निर्धारण करता है। यही प्रोटीन किसी जीव के लक्षण का निर्धारण करता है। यानी कि जीव के शरीर में कुछ ऐसा प्रोटीन बन जाता है जो जीव के शरीर को खूब लंबा कर देगा। कुछ ऐसा प्रोटीन बन जाएगा जो कि लंबाई को ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, वो बौना हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। कुछ ऐसा प्रोटीन बन जाएगा जो कि कोई व्यक्ति गोरा हो जाएगा। कुछ ऐसा प्रोटीन बन जाएगा कि कोई व्यक्ति सांवला हो जाएगा। कुछ ऐसा प्रोटीन बन जाएगा जो कि आई के कलर को ब्लैक कर देगा। कुछ ऐसा प्रोटीन बन जाएगा जो आई के कलर को ब्राउन या फिर ब्लू कर देगा। यानी कि हमारे शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में जो भी कैरेक्टर है, जो भी लक्षण है, वह प्रोटीन पर निर्भर करता है कि हमारे शरीर में जिस तरह का प्रोटीन बनेगा उसी तरह का लक्षण हमारा बाहर से दिखेगा। हमारे शरीर में बहुत सारा लक्षण है और सभी लक्षण का निर्धारण करने के लिए अलग अलग प्रोटीन हमारे शरीर में बन रहा है। तो जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा लक्षण बाहर से दिखेगा। प्रोटीन कैसे बनाया, प्रोटीन कैसे बना, तो आरएनए से बना। आरएनए कैसे बना, डीएनए से बना। तो डीएनए का ये पार्ट क्यों बना दिया, क्योंकि इस डीएनए के इस पार्ट में इस तरह का इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की यहाँ पर जानकारी मौजूद है। डीएनए के इस पार्ट में इस तरह की जानकारी मौजूद है कि ये आरएनए बना सकता है, और इसमें ये भी जानकारी है कि आगे चल करके कौन सा प्रोटीन बनने वाला है। तो ये पहले अपना जानकारी दे दिया किसको, आरएनए को। फिर आरएनए अपनी जानकारी के हिसाब से प्रोटीन बनाया, और जिस तरह का प्रोटीन बनेगा उस तरह का यहाँ पर कैरेक्टर उसमें दिखेगा। तो ये जो डीएनए का खास पार्ट है, इसमें कुछ ऐसी जानकारी होती है, कुछ ऐसी सूचनाएं होती है, कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन होता है कि डीएनए का ये पार्ट एक कंप्लीट आरएनए का निर्माण कर सकता है। ये आरएनए प्रोटीन बना सकता है, और प्रोटीन ही हमारे शरीर में कैरेक्टर का निर्धारण करता है। तो हम जीन का दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं कि डीएनए का वह पार्ट जो एक कंप्लीट आरएनए का निर्माण कर सकता है, उसे भी हम जीन कहते हैं। पहला परिभाषा हम क्या बोले थे, पहला परिभाषा बोले थे कि गुणसूत्र पर उपस्थित, क्रोमोसोम पर उपस्थित डीएनए का वह पार्ट जो जीव के किसी खास कैरेक्टर का निर्धारण करता है, उसे हम जीन कहते हैं। दूसरा परिभाषा हम बोल रहे हैं कि डीएनए का वह पार्ट जो एक कंप्लीट आरएनए का निर्माण कर सकता है, हम उसे जीन कहते हैं। एक और भी परिभाषा हम बोलते हैं, उसके लिए कुछ वर्ड पहले लिख देते हैं, यहाँ ध्यान से देखना है। यहाँ ये जो जैसे डीएनए से आरएनए बनता है ना, इस प्रोसेस को यानी डीएनए से आरएनए बनने वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बना, ये प्रोसेस क्या कहला गया, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बना, आरएनए से प्रोटीन बना, ये प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहला गया, ट्रांसलेशन। दिमाग में सेट कर लेना है कि डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाया, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाया। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, तब जाकर के प्रोटीन बन जाएगा, और वो प्रोटीन हमारे शरीर में कैरेक्टर का निर्धारण करेगा कि नहीं। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इस दोनों का इंफॉर्मेशन डीएनए के इस पार्ट में मौजूद है। यानी डीएनए का ये जो पार्ट है जिसे हम जीन बोल रहे हैं, इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों की सूचना यहाँ पर मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है कि
किस तरह से ट्रांसलेशन होना है, कौन सा आरएनए बनेगा, किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होना है, कौन सा आरएनए बनेगा, किस तरह से ट्रांसलेशन होना है, कौन सा प्रोटीन बनेगा और वो किस कैरेक्टर को शो करेगा, ये सभी बात यहाँ पर डीएनए के इस पार्ट में लिखा हुआ रहता है। अब लगता होगा कि जो है कैसे लिखा हो सकता है, डीएनए पर क्या कुछ लिखा रहता है, क्या ये कोई लेटर है कि उसमें कुछ लिखा हुआ है? तो हाँ, ये जो डीएनए है ये लेटर ही है, डीएनए पर लिखा हुआ रहता है। डीएनए का कुछ अलग ही भाषा है। डीएनए की भाषा को हम लोग अगले चैप्टर में जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे। जब डीएनए के स्ट्रक्चर को हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करेंगे तो वहाँ बताएंगे कि जिस तरह से लेटर में कुछ लिखा रहता है ना, उसी तरह से पूरे डीएनए में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और इस तरह की जानकारी है यहाँ पर कि ये आरएनए बना सकता है, आरएनए से प्रोटीन बन सकता है, प्रोटीन लक्षण को उत्पन्न कर सकता है। तो हम जीन का अगला परिभाषा बोल रहे हैं कि डीएनए का वह पार्ट जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का इंफॉर्मेशन मौजूद रहता है उसे भी हम जीन कहते हैं। डीएनए का वह पार्ट जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों का इंफॉर्मेशन उपस्थित रहता है तो हम डीएनए के उस खास पार्ट को क्या बोलेंगे? जीन कहेंगे। उम्मीद है कि जीन का मतलब समझ में आया होगा। हम कई तरीके से बोल सकते हैं कि डीएनए का वह पार्ट जो जीव के किसी खास कैरेक्टर का निर्धारण करता है उसे हम जीन कहते हैं, या डीएनए का वह पार्ट जो एक कंप्लीट आरएनए का निर्माण कर सकता है उसे हम जीन कहते हैं, या फिर डीएनए का वह पार्ट जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का इन्फॉर्मेशन रहता है उसे भी हम जीन कहते हैं। आसान है, बहुत भारी चीज़ नहीं है। अब ये जीन जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? ये तो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहेगा। ऐसा करते हैं, एक क्रोमोसोम का फिगर हम थोड़ा सा बना देते हैं। एक क्रोमोसोम का फिगर बना रहे हैं। ये है एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये है एक क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जब बनेगा तो ये जो डीएनए है, डीएनए कंडेंस होगा, डीएनए कंडेंस होगा। तो जैसे डीएनए इस तरह से कंडेंस होगा तो जीन का साइज छोटा हो जाएगा, जीन का साइज छोटा होगा। जैसे पूरा का लंबा सा डीएनए ये जैसे इस तरह से कंडेंस होगा, सिकुड़ेगा, कंडेंस होगा और क्रोमोसोम का निर्माण करेगा तो जीन का साइज भी क्या होगा? छोटा होगा। और छोटा होगा तो ये एक पॉइंट जैसा बन जाएगा, ये एक पॉइंट जैसा बन जाएगा। रेड कलर से बनाते हैं तो ये एक पॉइंट बना, ये एक पॉइंट बना, ये एक पॉइंट बना, मतलब एक क्रोमोसोम पर बहुत सारा यहाँ पर जीन प्रेजेंट है। तो ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ना, यही कहलाता है क्या? जीन। तो क्रोमोसोम पर जो जीन है वह लीनियर सीक्वेंस में, रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहता है। एक कतार में ऊपर से नीचे की ओर एक कतार में सजा हुआ रहता है। जितना भी इसमें जीन है वो सभी एक लीनियर सीक्वेंस में, लीनियर सीक्वेंस यानी कि रेखीय क्रम में एक लाइन के रूप में सजा हुआ रहता है। तो हम कहते हैं कि ये जो जीन है ये क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहता है और ये जो जीन है ये क्रोमोसोम पर लीनियर सीक्वेंस में, रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहता है। क्या ये समझ में आया? तो हम जीन को समझ रहे हैं, अभी जीन के बारे में और भी बताएंगे। जीन को हम लोग समझे कि जीन क्या होता है। अब जरा सा लोकस समझ लेते हैं कि ये लोकस क्या है। क्रोमोसोम का वह भाग जहां जीन प्रेजेंट रहता है हम उसी स्थान को कहते हैं लोकस। जैसे कि ये पॉइंट क्या है? ये एक जीन है। तो ये जीन जिस जगह में प्रेजेंट है ना उस स्थान को हम बोलेंगे लोकस। अगर जैसे कि हम इस जीन को हटाते हैं, ये जीन को हटाए तो ये जगह खाली हो गया और इसी जगह में यहाँ पर ये जीन प्रेजेंट है। तो हम ये वाला जो स्थान है, ये वाला जो स्थान है, हम इस स्थान को क्या बोलेंगे? लोकस बोलेंगे। लोकस का मतलब क्रोमोसोम का वह स्थान जहाँ जीन प्रेजेंट रहता है, क्रोमोसोम के उस स्थान को हम बोलते हैं लोकस। क्या लोकस समझ में आ रहा है? जहां जहां जीन है क्रोमोसोम का वो स्थान कहलाता है लोकस। क्रोमोसोम का वह स्थान, वह प्लेस जहां पर कि जीन प्रेजेंट रहता है हम उस स्थान को क्या बोलेंगे? लोकस बोलेंगे। लोकस समझ में आया? अब हम लोग जीन को और भी ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करते हैं कि जीन को हम दर्शाते किस तरह से हैं। हम तो समझ गए कि जीन का मतलब है पार्ट ऑफ डीएनए।
जीन का मतलब पार्ट ऑफ डीएनए, जिसमें कि कोई खास इंफॉर्मेशन मौजूद रहता है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, कैरेक्टर्स के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद रहता है, वो पार्ट कहला गया जीन। जीन को हम अंग्रेजी के कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, यानी कि जीन को अगर दर्शाना हो तो अलग अलग कैरेक्टर वाला जो जीन होता है ना, उसको दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी के कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। जैसे लंबाई का जो जीन होता है, जैसे लंबाई का जो जीन है, लंबाई का जीन है, लिखते हैं जरा सा, जीन ऑफ लेंथ, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं लंबाई का जो जीन, ठीक है, जीन ऑफ लेंथ, लंबाई का जो जीन है वो दो तरह का होता है, वो दो तरह का होता है। कौन कौन? लंबाई का जो जीन है ना वो दो तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी। एक होता है कैपिटल टी, एक होता है स्मॉल टी। कैपिटल टी का मतलब है, कैपिटल टी का मतलब है टॉल, ठीक है, और स्मॉल टी का, टॉल यानी कि हो गया लंबा, टॉल यानी कि हो गया लंबा, और स्मॉल टी का मतलब होता है ड्वार्फ, ड्वार्फ यानी कि हो गया बौना। यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? शायद दिखाई पड़ता होगा। हम बोले कि लंबाई का जो जीन होता है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है कैपिटल टी, एक होता है स्मॉल टी। कैपिटल टी यानी कि टॉल, लंबा, और स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ यानी कि बौना। अगर लंबाई ज़्यादा है, अगर किसी जीन में लंबाई का गुण ज़्यादा है तो ज़्यादा लंबाई मतलब लंबा होगा, मतलब वो जीव का शरीर कैसा हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो जिस जीन में लंबाई को ज़्यादा करने का कैरेक्टर है, ठीक है, ज़्यादा लंबा वाला ट्रेट है, तो हम उस जीन को दर्शाते हैं किससे? कैपिटल टी से। और जिस जीन में लंबाई को मतलब कम लंबाई का कैरेक्टर होता है उसको दर्शाते हैं किससे? स्मॉल टी से। अब एक बात और समझना है कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी का यूज़ क्यों किया गया, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। याद रखना है कि किसी भी कैरेक्टर के लिए अभी जैसे समझा रहे हैं अभी उसी तरह से समझना है। अभी तुरंत हम एलिल पर आएंगे तो जीन और एलिल जब दोनों बताएंगे, अभी तो जीन को पहले समझते हैं, और जैसे एलिल बताएंगे तो फिर जीन और एलिल में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तुरंत हम एलिल बताएंगे, इसी पेज में बताएंगे एलिल के बारे में। अभी बस समझना है कि एक कैरेक्टर के लिए किसी भी जीव में दो जीन प्रेजेंट रहता है। एक कैरेक्टर के लिए, जैसे कि कोई भी जीव है उसके शरीर की कुछ ना कुछ तो लंबाई होती है, जीव के शरीर की कुछ ना कुछ तो लंबाई होती है। तो लंबाई के लिए जीव के शरीर में कितना जीन होगा? दो जीन होगा। अब जैसे आई कलर, आँख का जो रंग है, ये एक लक्षण है, लेकिन इसके लिए शरीर में कितना जीन प्रेजेंट होगा? दो जीन प्रेजेंट होगा। बॉडी के कलर के लिए, शरीर का जो रंग है उसके लिए भी शरीर में कितना जीन होगा? दो जीन होगा। तो याद रखना है हर एक कैरेक्टर के लिए जीव के शरीर में दो जीन प्रेजेंट रहता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? तीन पौधा बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। मटर का ही पौधा बनाते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो अभी हम जमीन का सतह बनाए हैं, ऊपर अभी हम पौधा बनाएंगे, ठीक है। ऊपर में अभी हम यहाँ पर पौधा बनाने वाले हैं। तो उसके लंबाई के लिए हम जीन लिखते हैं। तो लंबाई के लिए मटर के पौधे में कितना जीन होगा? दो जीन होगा। अब दो जीन जो होगा वो जीन, लंबाई का जीन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। लंबा वाला कैरेक्टर है तो उसको दर्शाएंगे कैपिटल टी से, और बौना वाला कैरेक्टर है उसको दर्शाएंगे स्मॉल टी से, ठीक है। तो कोई एक मटर का पौधा है जिसमें लंबाई के लिए दो जीन प्रेजेंट है और दोनों है कैपिटल टी कैपिटल टी। तो कैपिटल टी का मतलब है लंबा, तो एक जीन अधिक लंबाई को दर्शा रहा है, दूसरा जीन भी अधिक लंबाई को दर्शा रहा है, इसलिए ये पौधा निश्चित रूप से कैसा हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। ये पौधा कैसा हो गया? लंबा हो गया, यानी कि हो गया टॉल, लंबा हुआ कि नहीं? टॉल यानी कि लंबा हो गया। अब दूसरा कंडीशन, दूसरा पौधा है जिसमें लंबाई के लिए दो जीन है, तो हो सकता है कि दोनों जीन स्मॉल टी हो, दोनों जीन स्मॉल टी हो। तो स्मॉल टी का मतलब
ड्वार्फनेस, ड्वार्फ के लिए, बौनापन के लिए है। तो दोनों स्मॉल टी यानी कि दोनों जीन पौधे को बौना करेगा, ड्वार्फ बनाएगा। इसलिए ये पौधा निश्चित रूप से कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। ड्वार्फ बौना हो गया। देखो हाइट कम हो गया ना इसका, क्योंकि इसमें दोनों जीन पौधा को बौना करने के लिए है, तो ड्वार्फ हो गया, पौधा बौना हो गया। उसके बाद अब तीसरा पौधा यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, तो तीसरा पौधा में ऐसा कंडीशन है कि एक जीन है कैपिटल टी और दूसरा जीन है स्मॉल टी। एक जीन है कैपिटल टी, एक जीन है स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल टी चाहेगा पौधा को लंबा करने के लिए और स्मॉल टी चाहेगा पौधा को बौना करने के लिए। तो हमें ऐसा लगता है कि इस दोनों के बीच के हाइट का पौधा होना चाहिए, लेकिन कि मटर के पौधे में ऐसा होता नहीं है। मटर के पौधे में या तो पौधा लंबा ही होगा या तो बौना ही होगा। बीच का कंडीशन मटर के पौधे में देखने के लिए नहीं मिलता है। दूसरे पौधे या फिर किसी दूसरे एनिमल्स में देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन कि मटर के पौधे में दो ही कंडीशन होता है, या तो पौधा पूरा लंबा होगा या तो बौना होगा, या तो टॉल या तो ड्वार्फ। तो अब यहाँ पर तो दोनों तरह का जीन प्रेजेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी पौधा को लंबा करने का कोशिश करेगा, स्मॉल टी पौधा को बौना करने का कोशिश करेगा। तो फिर पौधा कैसा होगा, इस कंडीशन में भी देखा गया है कि यहाँ देखा गया है कि पौधा लंबा ही हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में भी पौधा कैसा हो जाता है, टॉल, लंबा हो जाता है। क्यों, इसका मतलब है कि कैपिटल टी ये स्मॉल टी को दबा दिया। कैपिटल टी का जो कैरेक्टर है, इसका जो ट्रेट है लंबा वाला, ट्रेट लंबा वाला, वह क्या क्या है, स्मॉल टी के बौना वाले लक्षण को दबा दिया। तो कैपिटल टी अपना इफेक्ट दिखाया, लेकिन स्मॉल टी अपना इफेक्ट नहीं दिखाया। तो याद रखना है, जब किसी कैरेक्टर का दोनों ट्रेट, लंबाई एक कैरेक्टर है और लंबा बौना क्या है, ट्रेट है। लंबाई का दो रूप है, वो क्या कहलाएगा, ट्रेट। लंबाई एक कैरेक्टर है, लेकिन लंबा और बौना उस कैरेक्टर का दो रूप है। तो एक कैरेक्टर के अलग अलग रूप को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। तो याद रखना है कि जब भी किसी एक कैरेक्टर का दो अलग अलग ट्रेट एक ही जीव के शरीर में प्रेजेंट रहेगा, तो एक ट्रेट अपना प्रभाव दिखाता है और दूसरा ट्रेट अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। जांच में पाया गया है कि लंबा और बौना दोनों ट्रेट अगर एक ही जीव में है, तो लंबा वाला जो ट्रेट है वो अपना प्रभाव दिखाएगा और जो बौना वाला ट्रेट है वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। और जो दिखेगा, जो कैरेक्टर बाहर से दिखा, हम उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जो नहीं दिखा उसको बोलते हैं रिसेसिव। तो कैपिटल टी का कैरेक्टर यहाँ दिख रहा है, स्मॉल टी है, जीन है, लेकिन किसका कैरेक्टर दिखता नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं क्या, रिसेसिव। यानी कि ये जो कैपिटल टी है ये क्या हो गया, ये हो गया डोमिनेंट, और स्मॉल टी क्या हो गया, रिसेसिव। हम लोग डोमिनेंट रिसेसिव को और भी बेहतर तरीके से जानेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि अगर पौधा में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जीन प्रेजेंट रहता है, तो कैपिटल टी अपने कैरेक्टर को शो करेगा, स्मॉल टी अपने कैरेक्टर को शो नहीं करेगा। तो जो शो किया, जिसका लक्षण दिखा, वो लक्षण कहला गया डोमिनेंट, और जिसका लक्षण नहीं दिखा वो हो गया रिसेसिव। तो कैपिटल टी लंबापन का जो लक्षण है वो डोमिनेंट यानी कि प्रभावी है। डोमिनेंट को हिंदी में कहते हैं प्रभावी। और जो स्मॉल टी है, जो बौनापन का लक्षण है, उसका लक्षण चूंकि दिखा नहीं, इसलिए इसका मतलब है कि वो क्या है, रिसेसिव। रिसेसिव को हिंदी में बोलते हैं अप्रभावी। तो हम जीन को अंग्रेजी के कैपिटल या स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। जैसे कि लंबाई का जो जीन है वो दो तरह का होता है, लंबा और बौना। तो लंबा वाला जो कैरेक्टर है उसको, उसके जीन को दर्शाते हैं कैपिटल टी से, और बौना वाला जो कैरेक्टर है उसके जीन को दर्शाते हैं स्मॉल टी से। अब याद रखना है कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसे हम कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा उसे हम स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे। यानी कि जो भी दिखने वाला कैरेक्टर होगा ना,
हम उसको दर्शाते हैं कैपिटल लेटर से। और जो नहीं दिखने वाला यानी कि ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हम इस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। अभी हेटेरोजाइगस भी बताएंगे, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी अगर एक साथ है तो कैपिटल टी का लक्षण दिखा, स्मॉल टी का लक्षण नहीं दिखा, तो जिसका दिखा वो हो गया डोमिनेंट, जिसका नहीं दिखा वो हो गया रिसेसिव। तो डोमिनेंट कैरेक्टर के जीन को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर के जीन को हम हमेशा स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। क्या जीन के बारे में ये समझ में आया? हम बोले जीन क्या है, तो पार्ट ऑफ डीएनए जिसमें कि कोई खास इंफॉर्मेशन मौजूद रहता है। जीन को हम अंग्रेजी के कैपिटल और स्मॉल लेटर से दर्शा सकते हैं। जो डोमिनेंट कैरेक्टर का जीन है उसको कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे, जो रिसेसिव कैरेक्टर का जीन है उसको हम स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे। और किसी भी कैरेक्टर के लिए जीव के शरीर में 2 जीन प्रेजेंट रहता है। जैसे लंबाई के लिए 2 जीन प्रेजेंट रहेगा, या तो दोनों कैपिटल टी हो, या तो दोनों स्मॉल टी हो, या तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो। क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो अब हम लोग समझते हैं एलील के बारे में कि ये एलील क्या होता है। ठीक है, एलील को हम एलीलोमॉर्फ भी कहते हैं। ठीक है, एलील को एलीलोमॉर्फ भी कहा जाता है। ठीक है, तो एलील को हम एलीलोमॉर्फ भी कहते हैं। और ये एलील टर्म किसने दिया था? तो एलील टर्म दिया था बेटसन ने। ठीक है, एलील या एलीलोमॉर्फ टर्म किसने दिया था? बेटसन ने। अब ये है क्या? हम लोग समझ गए कि जीन का मतलब है पार्ट ऑफ डीएनए और कैरेक्टर का निर्धारण कौन करता है? जीन। कैरेक्टर का निर्धारण कौन करता है? जीन। बोले ना कि ये जो डीएनए का जो पार्ट है वो जीन है और ये जीन किसी कैरेक्टर को दर्शाता है। जैसे हो सकता है कि ये शरीर की लंबाई का निर्धारण करे, ये शरीर के रंग का निर्धारण करे, ये शरीर ये आँख के कलर को दर्शाए। तो जीन का मतलब है पार्ट ऑफ डीएनए जो कि जीव के किसी कैरेक्टर को दर्शाता है। अब जीन का भी प्रकार होता है। जैसे हम बोले ना कि लंबाई का जीन, तो लंबाई का जीन 2 प्रकार का हो गया। एक हो गया कैपिटल टी लंबा वाला, एक हो गया स्मॉल टी बौना वाला। है ना? लिखते हैं जरा सा, यहाँ पर हम लिखते हैं लंबाई का जीन। लंबाई का जीन, ये लंबाई का जीन कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है कैपिटल टी, एक होता है स्मॉल टी। कैपिटल टी का मतलब क्या हो गया? टॉल। स्मॉल टी का मतलब क्या हो गया? ड्वार्फ। कैपिटल टी का मतलब हो गया टॉल, स्मॉल टी का मतलब हो गया ड्वार्फ। तो ये जो जीन का अलग अलग रूप है, यानी कि कैपिटल टी भी एक जीन है, स्मॉल टी भी एक जीन है, तो लंबाई का जीन है। तो लंबाई के जीन का कितना रूप होता है? 2 रूप, एक टॉल यानी कैपिटल टी, एक ड्वार्फ यानी कि स्मॉल टी। तो हम किसी भी जीन के अलग अलग रूप को, अल्टरनेट फॉर्म जो होता है उसका, उस अलग अलग रूप को ही कहते हैं एलील। इसको क्या बोलेंगे? एलील। तो ये एक कैपिटल टी जो है ये एक एलील हुआ, दूसरा स्मॉल टी जो है ये भी एक एलील हुआ, और ये दोनों मिलकर के क्या कहलाया? जीन कहलाया। कंफ्यूजन हो रहा है ना? कंफ्यूजन नहीं रखना है। हम बोले कि लंबाई का जो जीन है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये दोनों तो है जीन, लेकिन कि लंबाई का जो जीन है ना वो 2 तरह का हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हम एक कैपिटल टी को ज़्यादा बेटर तरीके से अगर बोलें तो हम इसको बोलेंगे एक एलील, और एक स्मॉल टी को हम बोलेंगे एक एलील, और ये दोनों मिल करके कहलाया क्या? जीन। तो जीन के बारे में दिमाग में सेट कर लेना है कि जो जीव के एक कैरेक्टर का निर्धारण करता है हम उसको बोलेंगे जीन। अब ध्यान से समझना है, जो जीव के एक कैरेक्टर का निर्धारण करता है हम उसको बोलते हैं जीन। तो बताना है कि ये जो पौधा है, यहाँ 3 पौधा हम बनाए हैं, तीनों में लंबाई को कौन दर्शा रहा है? जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ लंबाई को कौन दर्शा रहा है? एक टी लंबाई को दर्शा रहा है या दोनों टी मिलकर के लंबाई को दर्शा रहा है? दोनों टी मिलकर के लंबाई को दर्शा रहा है। तो जो एक कैरेक्टर को दर्शाए हम उसको बोलते हैं जीन।
यहाँ पर दोनों टी मिल करके ना लंबाई को दर्शा रहा है, पौधा को लंबा करके वो दर्शा रहा है। तो हम दोनों टी को मिला करके बोलेंगे एक जीन, लेकिन एक टी को हम बोलेंगे एक एलिल और दूसरे टी को बोलेंगे फिर दूसरा एलिल। यहाँ पर दोनों एलिल एक समान है, कैपिटल टी, और दोनों कैपिटल टी को हम मिला करके बोलेंगे एक जीन। ठीक है, अब जैसे यहाँ दो स्मॉल टी है, तो पौधा की लंबाई यहाँ पर चलो ठीक है ड्वार्फ है, लेकिन ड्वार्फ में भी तो लंबाई है, कम लंबाई है लेकिन लंबाई तो है ना। तो इस पौधा में लंबाई को कौन दर्शा रहा है, एक स्मॉल टी या दोनों स्मॉल टी मिल करके? तो दोनों स्मॉल टी मिल करके पौधा की लंबाई को दर्शा रहा है। तो हम दोनों स्मॉल टी को एक साथ मिला करके बोलेंगे एक जीन, और एक स्मॉल टी को बोलेंगे एक एलिल और दूसरे स्मॉल टी को बोलेंगे दूसरा एलिल। यहाँ पर भी दोनों एलिल एक समान है, स्मॉल टी। अब तीसरा पौधा देखते हैं। यहाँ पर इस पौधा की लंबाई को कौन दर्शा रहा है, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी या दोनों मिल करके? तो रियल में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिल करके इस पौधे की लंबाई को दर्शा रहा है। तो इस दोनों को मिला करके, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों को मिला करके हम बोलेंगे एक जीन, और एक कैपिटल टी को एक एलिल बोलेंगे, दूसरे स्मॉल टी को दूसरा एलिल बोलेंगे। तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार का एलिल है। ठीक है, यहाँ पर लंबाई का दो अलग अलग प्रकार का, एक कैपिटल टी एलिल हुआ और एक स्मॉल टी एलिल हुआ। तो जीन हम उसको कहते हैं जो एक कैरेक्टर को दर्शाए, एक कैरेक्टर का जो निर्धारण करेगा, हम उसको बोलेंगे जीन। लेकिन जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म होता है, जीन का जो अलग अलग रूप होता है, उसे हम बोलते हैं एलिल। तो किसी जीन के वैकल्पिक रूप यानी कि जैसे लंबाई का जो जीन है, तो लंबाई के जीन का कितना वैकल्पिक रूप हो सकता है, कितना अल्टरनेट फॉर्म हो सकता है? दो, लंबा और बौना, दो ही हो सकता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हम एक कैपिटल टी को एक एलिल बोलेंगे, एक स्मॉल टी को एक एलिल बोलेंगे, और हम दोनों को एक साथ, यानी कि कोई भी, चाहे कैपिटल टी आ जाए या फिर स्मॉल टी आ जाए या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाए, यानी कि दो टी होना चाहिए। दो टी होगा, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे स्मॉल हो, या फिर एक कैपिटल एक स्मॉल हो, दो टी एक साथ है तो दोनों को मिला करके बोलते हैं एक जीन। लेकिन एक टी को बोलेंगे एक एलिल। तो एलिल जो होता है वो जीन का ही अलग अलग रूप होता है। तो एलिल जीन से काफी अलग हटके कोई चीज नहीं है। एलिल का मतलब है जीन का प्रकार, एलिल का मतलब हुआ जीन का प्रकार, जीन का अलग अलग रूप। तो कई बार हम एक एलिल को जीन बोल देते हैं, हम कह देते हैं कि कैपिटल टी क्या है, एक जीन है। वास्तव में क्या है, तो जीन का प्रकार है, जिसे हमको क्या बोलना चाहिए, एलिल बोलना चाहिए, जिसे बोलना क्या चाहिए, एलिल। लेकिन कि चूंकि ये एलिल जीन का प्रकार है, इसलिए हम इसे जीन भी कह देते हैं। नहीं आ रहा है समझ में? जैसे हम कहते हैं कि एक सेब है, ठीक है, हम कहते हैं कि सेब क्या है, तो सेब एक फल है। हम बोलते हैं कि सेब एक फल है ना? फल तो बहुत सारा होता है। अब केला भी फल है, अमरूद भी फल है, अनार भी फल है, नारंगी भी फल है कि नहीं? फल तो बहुत सारा होता है, उसमें से एक फल कौन है, सेब है। तो सेब वास्तव में तो सेब है, लेकिन कि चूंकि ये सेब जो है ना फल का एक प्रकार है, तो हम सेब को कई बार क्या बोल देते हैं कि ये एक फल है, बोलते हैं कि नहीं? तो सेब को हम बोल सकते हैं कि ये एक फल है। वास्तव में सेब फल का एक प्रकार है, सेब तो सेब हुआ, सेब तो उसका रियल नाम क्या है, सेब है। लेकिन हम सेब को एक फल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। उसी तरह से जीन का जो प्रकार होता है ना, वो कहलाता है एलिल। तो एलिल जीन का ही ना प्रकार है, तो हम एक एलिल को कई बार जीन बोल देते हैं। तो एक टी वास्तव में एक एलिल है, और हम चूंकि ये एक जीन का प्रकार है, तो हम इसे जीन भी कई बार बोल देते हैं। ये कहना गलत नहीं है। याद रखना है कि दो टी मिलेगा तो होगा एक जीन, और एक टी को बोलेंगे एक एलिल, फिर दूसरे टी को बोलेंगे एक एलिल। तो एक
एलिल, जो मतलब एक जीन में 2 एलिल होता है, याद रखना है, एक जीन में 2 एलिल होता है। ये दोनों टी मिलकर एक जीन है, तो इसमें कितना एलिल है? 2 एलिल है। ये दोनों टी मिलकर के एक जीन है, इसमें कितना एलिल है? 2 एलिल है। ये दोनों टी मिलकर के एक जीन है, यहाँ भी कितना एलिल है? 2 एलिल है। तो दिमाग में सेट कर लो कि एक जीन में कितना एलिल होगा? 2 एलिल होगा। एक जीन में 2 एलिल होता है, और एलिल जो है वो जीन का ही प्रकार है, इसलिए कई बार हम एक एलिल को जीन बोलते हैं और ये गलत नहीं होता है। तो हम बोलेंगे कि किसी भी जीन के वैकल्पिक प्रकार को, वैकल्पिक रूप को हम क्या कहते हैं? एलिल कहते हैं। किसी जीन के वैकल्पिक प्रकार को हम एलिल कहते हैं। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलिल। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलिल। क्या ये समझ में आया? एक कैपिटल टी क्या है? एक एलिल है। स्मॉल टी एक क्या है? एलिल है। दोनों को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। अगर हम कैपिटल टी दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक जीन बोलेंगे। स्मॉल टी को क्या बोलेंगे? एक जीन बोलेंगे। एक स्मॉल टी क्या है? एक एलिल है। दूसरा स्मॉल टी क्या है? दूसरा एलिल है कि नहीं? तो उम्मीद है कि ये जीन और एलिल समझ में आया होगा, लोकस भी समझ में आया होगा। तो हम जीन समझ गए, लोकस समझ गए और एलिल समझ गए। अगर किसी को दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, और इसका स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं, और बाकी 3 वर्ड को हम भी तुरंत समझाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, और फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ये सभी वर्ड को हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग समझ गए जीन क्या होता है, एलिल क्या होता है। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा बता देते हैं कि जीन में जो 2 एलिल होता है ना, वो दोनों एलिल कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? तो वो दोनों एलिल होमोलोगस क्रोमोसोम के अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहता है। मतलब ये कि जैसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम अगर बनाते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, फिर ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, फिर ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अगर हम जीन को यहाँ पर दर्शाते हैं, एक पॉइंट से हम दर्शाते हैं, जैसे ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये 2 पीस एलिल है, दोनों को मिला करके हम बोलेंगे एक जीन। ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? दोनों एलिल कहाँ पर प्रेजेंट होगा? तो एक कैपिटल टी अगर इस क्रोमोसोम पर है, नाम लिखते हैं बाहर कैपिटल टी, तो दूसरा कैपिटल टी जो होगा ना, वो इस पर होगा, यहाँ पर, ये कैपिटल टी, ठीक है। और फिर जैसे हम स्मॉल टी को दर्शाते हैं, तो एक स्मॉल टी यदि इस क्रोमोसोम पर है, स्मॉल टी नाम दिए बाहर, तो दूसरा स्मॉल टी यहाँ पर होगा, ठीक है। इसी प्रकार एक कैपिटल टी अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो दूसरा स्मॉल टी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो हम इस दोनों को, यानी कि कैपिटल टी दोनों को मिलाकर के बोलेंगे एक जीन। तो याद रखना है, एक जीन में कितना एलिल? 2 एलिल। और ये दोनों एलिल एक ही क्रोमोसोम पर नहीं रहता है। ये बात ध्यान से समझ लेना है कि जीन में कितना एलिल? 2 एलिल। तो दोनों एलिल एक ही क्रोमोसोम पर कभी भी नहीं रहेगा। एक जीन का दोनों एलिल कभी भी एक ही क्रोमोसोम पर नहीं रहता है। ये दोनों एलिल 2 अलग अलग क्रोमोसोम पर रहेगा, लेकिन वो दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे एक कैपिटल टी इस क्रोमोसोम पर है, तो दूसरा कैपिटल टी दूसरे क्रोमोसोम पर है, लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। लास्ट वाला को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक कैपिटल टी इस क्रोमोसोम पर है, फिर दूसरा स्मॉल टी दूसरे क्रोमोसोम पर है, तो ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जीन में 2 एलिल, दोनों एलिल होमोलोगस क्रोमोसोम के अलग अलग क्रोमोसोम पर पाया जाता है। कभी भी जीन का दोनों एलिल एक ही क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता है। ये सेट कर लेना दिमाग में, ठीक है। तो हमारा अगला वर्ड है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस,
होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस को समझना है ध्यान से। ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस होता क्या है? जब ये जो जीन है, जीन में दो एलील है, दो एलील का मतलब है कि दो अलग अलग क्रोमोसोम पर होगा और वो क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब पेयर का क्रोमोसोम, जोड़े के रूप में क्रोमोसोम। और अगर जोड़े के रूप में है, अगर जोड़े के रूप में है तो वो सेल क्या होगा? डिप्लॉइड। वो क्या होगा? डिप्लॉइड। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड कंडीशन बोलेंगे। डिप्लॉइड कंडीशन का मतलब है कि डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट है और डिप्लॉइड सेल में पेयर के रूप में क्रोमोसोम है। वो पेयर का क्रोमोसोम क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। और होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक एक एलील होगा और वो दोनों एलील मिलकर के एक जीन कहलाएगा। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का मीनिंग क्या होता है? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें कैपिटल टी है, तो होमोजाइगस कंडीशन में है, मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी जो है ये तो दोनों एलील एक समान है ना। जब जीन में दोनों एलील एक समान होता है तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस। यहाँ पर भी जीन में दोनों एलील एक समान है तो हम इसको बोलेंगे होमोजाइगस। यहाँ पर जीन में दोनों एलील अलग अलग प्रकार का है, एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी, तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे क्या? हेटेरोजाइगस। जब डिप्लॉइड कंडीशन में, डिप्लॉइड का मतलब है कि डिप्लॉइड सेल होना चाहिए, क्रोमोसोम पेयर के रूप में होना चाहिए, जीन में दो एलील होना चाहिए, जीन में दो एलील होना चाहिए। जब डिप्लॉइड कंडीशन में दोनों एलील एक समान होता है, जब डिप्लॉइड कंडीशन में दोनों एलील एक समान होता है, यानी कि कैपिटल टी हो या फिर स्मॉल टी हो एक समान, या फिर और लिखते हैं कैपिटल आर हो या फिर स्मॉल आर हो एक समान हो, तो मतलब दो एलील है तो डिप्लॉइड कंडीशन है। डिप्लॉइड कंडीशन, तो डिप्लॉइड कंडीशन में यहाँ पर दोनों एलील एक समान, कैपिटल टी, यहाँ पर भी दोनों एलील एक समान, स्मॉल टी, तो ये सब कंडीशन कहलाता है क्या? होमोजाइगस। होमोजाइगस का परिभाषा है जब डिप्लॉइड कंडीशन में दोनों एलील एक समान होता है तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं होमोजाइगस। उसके बाद हेटेरोजाइगस हम किसको बोलेंगे? जब डिप्लॉइड कंडीशन में दोनों एलील अलग अलग प्रकार का हो, यानी कि एक हो कैपिटल टी तो दूसरा हो स्मॉल टी, एक हो कैपिटल आर तो दूसरा हो स्मॉल आर, दोनों एलील अलग अलग प्रकार का है, तो हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। इस पौधा में जो एलील है ये किस कंडीशन में है? कैपिटल टी होमोजाइगस, यहाँ पर स्मॉल टी होमोजाइगस, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो गया ना, हेटेरोजाइगस हुआ कि नहीं? तो याद रखना है कि जब डिप्लॉइड कंडीशन में, डिप्लॉइड कंडीशन का मतलब दो एलील होगा, डिप्लॉइड कंडीशन मतलब कितना एलील है? दो एलील। तो जब डिप्लॉइड कंडीशन में दोनों एलील एक समान होता है, एक समान, तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस। और जब डिप्लॉइड कंडीशन में दोनों एलील अलग अलग प्रकार का होगा तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हो गया। उसके बाद है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अगला है डोमिनेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी, और फिर है रिसेसिव, रिसेसिव को हिंदी में बोलते हैं अप्रभावी। ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखना है। जीन में कितना एलील होता है? दो एलील। ठीक है, लंबाई के जीन का कितना एलील है? दो, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो कोई ऐसा एलील, ध्यान से मेरी बात को समझना है, कोई ऐसा एलील जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपना प्रभाव दिखाता है, वैसा एलील जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपना प्रभाव दिखाता है, ऐसे एलील को हम कहते हैं डोमिनेंट प्रभावी। जैसे कि यहाँ पर ये जो हम एक कैपिटल टी की बात कर रहे हैं, एक कैपिटल टी, तो ये जो कैपिटल टी है यहाँ पर किस कंडीशन में है? यहाँ पर ये होमोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि एक कैपिटल टी जो है वो दूसरे कैपिटल टी के साथ में है।
एक कैपिटल टी दूसरे कैपिटल टी के साथ में, तो दोनों कैपिटल टी हो गया ना। तो जो कैपिटल टी है वो होमोजाइगस कंडीशन में है, तो पौधा कैसा हो गया, लंबा हो गया, टॉल हो गया। और यहां पर कैपिटल टी की बात करते हैं तो ये किसके साथ है, स्मॉल टी के साथ में है। यहां पर कैपिटल टी किसके साथ में है, स्मॉल टी के साथ में है। यहां ध्यान देना है, कैपिटल टी किसके साथ है, स्मॉल टी के साथ है। तो यहां पर का कंडीशन क्या कहलाएगा, हेटेरोजाइगस कहलाएगा। और इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी कैपिटल टी का लक्षण दिखता है। कैपिटल टी का लक्षण है पौधा को लंबा करने का, स्मॉल टी का लक्षण है पौधा को बौना करने का। तो पौधा तो लंबा हो गया, मतलब कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखाया और स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दिखाया। मतलब कैपिटल टी ऐसा एलील है जो होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में अपना प्रभाव दिखाता है। तो हम ऐसे एलील को बोलेंगे डोमिनेंट एलील, प्रभावी एलील, प्रभावी लक्षण। या फिर अगर हम लंबापन के लक्षण के बारे में बोलें तो ये लंबापन का लक्षण कहलाएगा डोमिनेंट, प्रभावी कहलाएगा। या फिर अगर हम एक कैपिटल टी को एक जीन मान के बोलते हैं कि कैपिटल टी एक जीन है, तो हम बोलेंगे ये डोमिनेंट जीन है। कैपिटल टी कैसा जीन है, डोमिनेंट जीन है। या फिर एलील बोलेंगे तो कैपिटल टी कैसा एलील है, डोमिनेंट एलील है। या कैपिटल टी का लक्षण क्या है, लंबा वाला। कैपिटल टी का लक्षण क्या है, टॉल, टॉलनेस या लंबापन का लक्षण है। तो लंबापन का लक्षण कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल टी है ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपना प्रभाव दिखाता है। और फिर रिसेसिव हम किसको बोलेंगे, वह एलील जो होमोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव दिखाए और हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव नहीं दिखाए। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ जो स्मॉल टी है, एक स्मॉल टी ये दूसरे स्मॉल टी के साथ है, यानी स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में है। यहाँ स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि एक स्मॉल टी तो दूसरा भी स्मॉल टी है, ये दोनों स्मॉल टी है, तो ये स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में है। तो इसका काम है पौधा को बौना करना, तो पौधा तो बौना हो गया, अपना प्रभाव दिखाया। लेकिन यहाँ पर स्मॉल टी किसके साथ है, यहाँ तो कैपिटल टी के साथ है। और जब ये कैपिटल टी के साथ में है, जब ये कैपिटल टी के साथ में है, तो ये इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस बोलेंगे। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। तो क्या यहाँ पर स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव दिखाया, स्मॉल टी का मतलब बौनापन का लक्षण, क्या पौधा बौना हुआ, नहीं हुआ। मतलब स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी का लक्षण दब गया और कैपिटल टी का लक्षण दिखा। तो स्मॉल टी वह एलील है जो होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो अपना प्रभाव दिखाएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। इसलिए हम स्मॉल टी को कहते हैं रिसेसिव एलील, यानी वह एलील जो होमोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव दिखाता है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, उसे हम रिसेसिव एलील कहते हैं। या फिर जीन बोलेंगे तो हम इसको रिसेसिव जीन बोलेंगे। या फिर बौनापन के लक्षण के बारे में बोलेंगे तो बोलेंगे कि बौनापन यानी ड्वार्फनेस का जो लक्षण है वो रिसेसिव यानी कि अप्रभावी होता है। तो हम क्या बोले, ये डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में कि वह एलील जो होमोजाइगस तथा हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपना प्रभाव दिखाता है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। और वह एलील जो होमोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव दिखाए लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव नहीं दिखाए उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। तो ये वर्ड भी समझ में आ गया। उसके बाद है डोमिनेंट रिसेसिव तो हो गया। इसके बाद है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप को समझ लेते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। किसी भी जीव के बाहरी रूप को हम कहते हैं फिनोटाइप। किसी भी जीव के बाहरी रूप को हम कहते हैं फिनोटाइप। जैसे कि ये पौधा कैसा दिखता है, तो टॉल दिखता है। ये पौधा कैसा दिखता है, टॉल दिखता है, यानी कि ये टॉल दिखा, ठीक है। ये पौधा कैसा दिखा, ड्वार्फ दिखा, ड्वार्फ दिखा, दिखा कि नहीं। ये कैपिटल टी ये जो जीन है, जीन नहीं दिखता है, बाहर से जीन नहीं दिखता है। मेरे में जो जीन है वो आपको नहीं दिखेगा, आप में जो जीन है वो मुझे नहीं दिखेगा। इस पौधा में जो जीन है, जीन नहीं दिखेगा। पौधा दिखेगा कि पौधा लंबा है या फिर बौना है, पौधा का लंबाई दिखता है। और ये जो जीन है उसमें वो दिखता
नहीं है, जीन बाहर से नहीं दिखता है, जीन होता है लेकिन कि दिखता नहीं है। तो जो रूप दिखाई पड़ता है, जैसे पौधे का लंबाई दिखाई पड़ जाएगा कि ज़्यादा लंबा है या कम लंबा है, शरीर का रंग दिखाई पड़ जाएगा, आँख का कलर दिखाई पड़ जाएगा, तो ये सब दिखने वाला लक्षण है। तो जो लक्षण बाहर से दिखता है ना, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। तो टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, ये सब हम बाहर से देख करके बता सकते हैं क्योंकि ये पौधा जो है ना वो लंबा है, ये पौधा बौना है, ये हम देख करके बता सकते हैं। तो जो दिखने वाला कैरेक्टर है वो कहला गया क्या, फिनोटाइप। और जो जीन का स्ट्रक्चर है, जैसे कि इस पौधा में कैसा जीन है, इस पौधा में जीन है कैपिटल टी, इस पौधा में कैसा जीन है स्मॉल टी, उस पौधा में कैसा जीन है कैपिटल टी। तो ये जो जीन का स्ट्रक्चर है ना, जीन के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जीनोटाइप। किसी भी जीव के बाहरी रूप को हम कहते हैं फिनोटाइप, किसी भी जीव के बाहरी रूप को हम कहते हैं फिनोटाइप, और जीव के जीन के स्ट्रक्चर को कि कैसा जीन उसमें प्रेजेंट है, कैपिटल टी है या स्मॉल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैसा जीन प्रेजेंट है, तो जीन के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जीनोटाइप। तो फिनोटाइप मतलब जीव का बाहरी रूप और जीनोटाइप मतलब जीन की संरचना। तो हमारा आज ये फिनोटाइप जीनोटाइप वर्ड भी क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि सभी वर्ड समझ में आया होगा। किसी भी वर्ड में किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम अगले वीडियो में उसको ज़रूर फिर से हम दोहराने का कोशिश करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और एक बात बोल रहे थे कि लेक्चर नंबर 1 में हम बताए थे कि मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो हम बताए थे कि एक्सपेरिमेंट 1856 से 1864 ईस्वी तक किया था। मेंडल ने मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया था, तो हम बताए थे कि 1856 से 1864 तक प्रयोग किया था, लेकिन ये 1864 नहीं होगा, एक्चुअल में 1863 होगा, ठीक है। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया था वो 1856 से लेकर के 1863 ईस्वी तक ही किया था। तो इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेना, हम 1864 लिखा दिए थे तो 1863 होगा, ठीक है। तो अभी हम हटेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, फिर उसके बाद पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि मेंडल ने जो मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक मन लगा करके पढ़ते रहिए। आप इसका नोट्स बना सकते हैं क्योंकि नोट्स तो अभी हम इसका यूट्यूब पर नहीं डाल रहे हैं, इसलिए आपको खुद से इसका नोट्स बनाना होगा, ठीक है। तब तक मन लगा कर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।